हेलो एवरीवन, दिस इज़ इक्रा नवाज़ और आज हम एक पाकिस्तानी बेस्ड डेयरी कंपनी जो कि डेयरी लैंड प्राइवेट लिमिटेड है उसके एचआर डिपार्टमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि डेयरी लैंड का एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कौन से की एचआर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करता है। एचआर मैनेजर जो है उनका उसके क्या रोल्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। सो लेट्स बिगिन विद द डेयरी लैंड्स मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। ओके, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स जो होती है किसी भी कंपनी की, वो डिफ़ाइन करती है कि वो कंपनी बेसिकली एग्जिस्ट क्यों कर रही है मार्केट के अंदर, वो क्या एम लेके एंटर हुई है और इन फ्यूचर वो क्या अचीव करना चाहती है। ठीक है, तो अगर हम डेयरी लैंड का मिशन देखें तो दे जस्ट वांटेड टू प्रोवाइड आ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो हर कंपनी जो है उसका बेसिक मिशन यही होता है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहती है। सो सेम इज़ द केस विद द डेयरी लैंड private limited. What they want, Dairyland believes in transparent value chain system and providing a delightful experience to customers wherever and whenever they consume their products. So they wanted कि जिस भी डोमेन में, जहाँ भी, जिस भी रीजन में, जैसे भी उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, चाहे वो उनकी बेवरेजेस को यूज़ करें, चाहे उनके मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। उसके अलावा इनका जो विजन है वो ये है कि दे बिलीव इन कस्टमर ट्रस्टेड चॉइस इन फूड्स एंड बेवरेजेस बाय बीइंग लीडर इन क्वालिटी एंड इनोवेशन बाय मैक्सिमाइजिंग स्टेक होल्डर्स वैल्यू। सो अगर हम इनका विजन देखें तो ये मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मार्केट शेयर जो है इनके सबसे ज़्यादा हों। दे वांटेड टू ब्रिंग इनोवेशन इन देयर प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन देयर क्वालिटी लेवल्स। इसके अलावा ये फूड्स और बेवरेजेस दोनों डोमेन्स के अंदर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है कैप्चर करना चाहते हैं। इट मीन्स कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो इनका विजन है वो कम्पैटिटिव है। ओके, अब हम देखते हैं कि डेयरी लैंड की कॉरपोरेट और कम्पैटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब भी एग्जिस्ट करती है और जब वो पॉलिसी मेकिंग करती है तो उसके बेसिकली दो एम्स होते हैं, कॉरपोरेट और कम्पैटिटिव दोनों लेवल पे। या तो वो सिर्फ मार्केट में रिटेन रहना चाहती है कि उसकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो मार्केट से हटे ना, और इसके अलावा अगर हम दूसरा उनका वो देखें तो वो क्या चाहते हैं कि दे जस्ट वांटेड टू बी कम्पैटिटिव इन द मार्केट। वो अपने कंपैटिटर्स को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, या तो पूरी मार्केट शेयर चाह रहे होते हैं या मैक्सिमम मार्केट शेयर चाह रहे होते हैं। उनकी जो कंपैटिटिव स्ट्रैटेजी होती है उसके जो मेन फैक्टर्स ये होते हैं, या तो वो कॉस्ट में कंपैटिटिव रहना चाहते हैं, मीन्स के कम से कम वैल्यू के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। उसके अलावा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट हो उनकी दूसरे लोगों के प्रोडक्ट से। मीन्स कि अगर हम डेयरी में कोई यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता हो कि भाई डेयरी लैंड जो है इसका जो मिल्क प्रोडक्ट है वो हलीब या एंग्रो फूड से ज़्यादा बेस्ट है। सो उन्होंने एक डिफ्रेंसिएशन जो है अपने कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट करी है। तो सेम इज़ द केस विद डेयरी लैंड कॉरपोरेशन। दे वांटेड टू बी कम्पैटिटिव इन देयर डोमेन्स। और अगर हम देखें तो इन्होंने कंपैटिटिवनेस किस तरह से अचीव की हुई है। दे हैव 6000 ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा जो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है इट्स वेरी क्लीन, हाइजेनिक एंड वर्ड they are excel in, they have very minimum transfer time and ensuring a very low microbial count in fresh milk. So ये वो डोमेन्स हैं जिसके अंदर इनको competitiveness हासिल है। और अब हम देखते हैं कि इनकी कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी क्या है और इनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग का रोल क्या है। सो अगर हम कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी को देखें तो एक कंपनी जब अपनी पॉलिसी मेकिंग कर रही होती है तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को माइंड में रखती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों होते हैं। इसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो इको फ्रेंडली हैं, वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहते। अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर्स वगैरह में जाओ तो आपको अब शॉपिंग बैग्स भी वो मिल रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। सो सेम इज़ द केस विद डेयरी लैंड। इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। दे आर प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और इसमें क्या है कि द पैकिंग दे आर यूजिंग इट इज़ इको फ्रेंडली। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग के अंदर अब उनका एचआर मैनेजर जो है वो किस तरह से एक रोल अपना क्रिएट कर रहा है।
as the HR lead and human resource specialist and responsible for training human resource and keep track of their motivational goals and positive energy contributing to the company. इनका जो HR मैनेजर है being HR स्पेशलिस्ट वो कंपनी के इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके मोटिवेशनल गोल्स को कीप ट्रैक रख रहा है और उसके अलावा वो क्या कर रहा है कि ही इज़ हायरिंग द बेस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे बात आती है HR मैनेजर की. हमने डेयरीलैंड की विजन मिशन और कंपैरेटिव स्ट्रेटजी तो देख लिया. अब देखना है कि HR मैनेजर किस तरह से HR प्रैक्टिसेस को इन गोल्स को अचीव करने के लिए अलाइन करता है. तो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि वो जब HR डिपार्टमेंट में जब वो पॉलिसी मेकिंग करता है तो व्हाट ही डू ही कीप इन माइंड द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ वाइल सेटिंग द गोल्स. उसको पता होता है कि अब चूँकि HR डिपार्टमेंट ने भी उसी डोमेन में काम करना है जिस डोमेन में आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जा रहे हैं, तो ये उन गोल्स को जो HR डिपार्टमेंट के हिस्से में आता है उनको इस तरह से फॉर्मुलेट करता है कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी मुश्किल में नहीं आते, वो उनको ईज़िली परफॉर्म करने में मदद करते हैं. सो इट कीप द मोटिवेशन लेवल हाई. इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी. उसके बाद क्या है कि जब पॉलिसी या स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की जा रही होती है तो HR डिपार्टमेंट का जो रोल है वो ये है कि वो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ सबसे पहले तो डिस्कशन करता है. ये हम डेयरीलैंड की बात करें कि डेयरीलैंड का जो HR मैनेजर है व्हाट ही डू ही डिस्कस ऑल द मैटर इन डिटेल बिफोर हिज एम्प्लॉयज़. उसके बाद तमाम लोगों की राय के साथ, उनकी डिस्कशन के साथ, उनके फीडबैक के साथ वो एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और उस स्ट्रैटेजी को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए HR मैनेजर तमाम एम्प्लॉयज़ को बता देता है कि कौन कौन सा रोल परफॉर्म करेगा और फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. ओके, अब हम देखते हैं कि चूँकि कंपनी कंपैटिटिवनेस पॉलिसी रखती है तो HR मैनेजर इस पॉलिसी में क्या रोल परफॉर्म करता है और वो इसको कंपैटिटिव एडवांटेज के तौर पे किस तरह से लेता है. ओके, बीइंग कंपैटिटिवनेस इन द मार्केट, एक HR मैनेजर जो है उसका बेसिक रोल ये होता है कि वो मेक श्योर करे कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं दे आर द बेस्ट वंस इन द मार्केट. ठीक है, तो वो ये करता है कि वो मार्केट में से बेस्ट पर्सन्स को राइट टाइम पे राइट जॉब के लिए सेलेक्ट कर लेता है HR मैनेजर. उसके अलावा फिर वो क्या करता है कि चूँकि अब उसने हायरिंग कर ली है तो टू बी कंपैटिटिव ही परफॉर्म और ही क्रिएट अ स्पेशल स्किल सेट फॉर दैट एम्प्लॉयज़. उसके बाद उनके मोटिवेशन लेवल को वो हाई रखता है सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा जो HR मैनेजर वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ को बयान करता है पहले ही कि दे आर यूजिंग हलीब, एंग्रो फूड्स एंड नेस्ले एज देयर बेंचमार्क. ठीक है, यानी कि हमने हर हाल में तकरीबन इनकी परफॉर्मेंस लेवल को तो मैच करना ही करना है. ठीक है, इनसे लोअर लेवल पे नहीं, इनके साथ है, इनसे अपर लेवल पे हमने परफॉर्म करना है. उसके बाद देखते हैं कि डेयरीलैंड में HR मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हैं. HR मैट्रिसेस बेसिकली ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उसको कीप ट्रैक रखते हैं कि क्या वो अपने राइट ट्रैक पे चल रही है या उससे डेविएट हो गई हुई है. ये क्या मेजर करती है, आपकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेजर करते हैं एम्प्लॉयज़ की. इफ़ेक्टिवनेस ये होती है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग्स एंड एफिशिएंसी होती है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन यूजिंग लेस मनी. आप बहुत सस्ते में काम कर रहे हो और ज़्यादा काम कर रहे हो. और इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कि आप बेहतरीन और बेस्ट काम कर रहे हो. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि डेयरीलैंड की मैट्रिसेस क्या हैं. डेयरीलैंड की जो मैट्रिसेस हैं इंडिसेस हैं वो ये हैं कि दे यूज़ रेवेन्यू पर एम्प्लॉयज़. वो देखती है कि एक एम्प्लॉय पे कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, हायरिंग में कितनी कॉस्ट आ रही है, टर्नओवर रेशो जो है एम्प्लॉयज़ जो छोड़ के जा रहे हैं उसकी रेशो कितनी है, प्रोडक्टिविटी रेट कितना है कि पर एम्प्लॉय कितने प्रोडक्ट्स जो हैं कितने वो यूनिट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, पे इक्विटी एंड ओवर टाइम परसेंटेज. दीज आर द मैट्रिसेस विच डेयरीलैंड इज़ कंसिडरिंग. नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ HR मैनेजर. अब हम इसमें देखते हैं कि डेयरीलैंड मैनेजर जो है वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है. बेसिकली तो HR मैनेजर है वो डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है जिसके अंदर ही एक्ट एज अ प्लानर, कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर, लीडर. तो यहाँ पे क्या है कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ HR मैनेजर वो ये है कि रिक्रूटमेंट है. ही इज़
he is choosed or he is assumed to be the to select the right person for the right job। ठीक है, आपने इसके अलावा उसने जब पर्सनस को हायर कर लिया हुआ तो उसने उसके परफॉर्मेंस लेवल को भी देखते रहना है, उस पर भी एक नज़र रखनी है। उसके अलावा अगर वो देखे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं आ रही तो वो उसके लिए ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करे, और ट्रेनिंग्स भी हों नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स। ठीक है, इसके अलावा वो उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बैलेंस्ड लाइफ वर्क बैलेंस लाइफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें वो ईजिली काम कर सकें। उसके बाद आता है HR रोल टू अचीव कंपनी स्ट्रैटेजिक गोल्स। हमने पहले ही डिफाइन कर लिया कि जो कंपनी है इट वांटेड टू बी कंपेटिटिव, ये अपने कंपेटिटर से आउट परफॉर्म करना चाहती है। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो इस गोल को, इस स्ट्रैटेजी को अपने माइंड में रखते हुए अपने अपने हिस्से की पॉलिसीज़ जनरेट करता है। तो HR मैनेजर यहाँ पे डेयरीलैंड का HR मैनेजर जो है वो क्या करता है कि वो तो क्वार्टरली रिव्यू करता है अपनी जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं कंपनी के अंदर, HR डिपार्टमेंट के स्पेशली अंदर, तो वो उनको क्वार्टरली रिव्यू करता है और उसके बाद फिर वो देखता है कि क्या ये जो गोल्स हैं ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ या नहीं। मीन्स कि आपके HR गोल्स आपके कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन है या नहीं, तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कब होती है? वो ये होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, गोल और स्ट्रैटेजी को पहले आइडेंटिफाई करें। ये ज़रूरी इसलिए है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको, अगर आपको यही नहीं पता कि भी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, वो बिज़नेस में है क्यों, तो आप स्ट्रैटेजी सही से नहीं बना सकते। इसलिए हम सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, गोल को और स्ट्रैटेजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, हम उसको देखते हैं और उसके अलावा फिर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने HR डिपार्टमेंट की पॉलिसी जनरेट करते हैं। तो डेयरीलैंड का HR मैनेजर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसका जो एक फ्लो चार्ट है वो ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ही डिफाइन कर देता है कि इस साल हमारी जो कंपनी है या इस साल या आने वाले 10 सालों के अंदर या आने वाले 5 सालों के अंदर हमने कंपेटिटिवनेस अचीव कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप जो है वो की जाती है कि अब हमने क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए अब हमने क्या करना है। उसके बाद वो क्या कहता है कि HR ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड, कि HR मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को बता देता है कि अब हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं वो कैसे करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ आर डिफाइंड। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक ओवरऑल प्लानिंग की जाती है, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। HR मैनेजर को अगर हम देखें तो वो ये काम एक लीडर के तौर पे करता है। इसके लिए मैं आपको एक इसलिए कहा जाता है, सोक्रेटिस की एक मशहूर कोटेशन है कि अ ग्रुप ऑफ डंकीज लीडेड बाय अ लाइन कैन डिफीट अ ग्रुप ऑफ लाइन्स लीडेड बाय अ डंकी। मीन्स कि आपका जो मैनेजर है ही मस्ट बी शार्प इनफ कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से वाकिफ़ हो और उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के सेट को इस तरह से यूटिलाइज़ करे कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ से वो मैक्सिमम काम ले सके। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय को, एक मैनेजर को यही नहीं पता कि उसके पास जो एम्प्लॉयज़ का सेट है वो किस तरह क्या, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, दैन ही कैन नॉट मेक द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीट। सो HR मैनेजर जो है वो एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, ही इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद एज डिफाइंड के क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है डेयरीलैंड के अंदर। सो इवेलुएट किया जाता है। इवेलुएशन के बाद फिर रिव्यू किया जाता है कि इफ़ दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद फिर दोबारा उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी जो है वो डिफाइन की जाती है, डेवलप। सो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट कम स्मार्ट मोटिवेशनल गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स। HR मैनेजर इन डेयरीलैंड यूज स्मार्ट मोटिवेशनल गोल्स। मीन्स के वो जिन गोल्स को अचीव करना चाह रहा था, ही जस्ट वांटेड टू मेक श्योर द रेवेन्यू पर एम्प्लॉयज़, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी रेट, पे इक्विटी एंड ओवर टाइम परसेंटेजेस। तो ये गोल्स हैं जिनको एक HR मैनेजर ने अचीव करना है। तो उसके लिए वो इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करेगा विच आर बेस्ड ऑन स्मार्ट गोल। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक। व्हाट मीन्स स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मीन्स के इट डिटेल्स एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। एम्प्लॉय को पता हो कि एग्जैक्टली उसने क्या करना है,
देन इट मस्ट बी मयरेबल, मीन्स कि अचीवमेंट और प्रोग्रेस कैन बी मयर्ड। उसके बाद है कि अचीवेबल होने चाहिए, मुश्किल नहीं होने चाहिए। मीन्स अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हो कि आपने 100 यूनिट में से 2 से ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब आप प्रोडक्शन यूनिट में ये होता है कि समटाइम्स कुछ यूनिट्स जो हैं वो आपके वेस्ट में चले जाते हैं, तो अगर आपका वेस्टेज रेट बहुत ज़्यादा है तो आपने ऑब्जेक्टिव ये सेट किया है कि पर 100 सेट में से 2 से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए। देन कम्स रिस्पॉन्सिबल, मीन्स कि दे मस्ट बी रियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिव इज़ पॉसिबल टू अटेन। और अब ये जो चूँकि ये 2 उसने कहा है कि 2 वेस्टेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इट मस्ट बी अटेनेबल। अगर ये कह दिया जाए कि एक भी उसमें से वेस्ट ना हो, तो अगर एक भी वेस्ट हो जाता है एम्प्लॉय से तो क्या होगा कि उसकी मोटिवेशनल इफेक्ट जो है वो लूज़ हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर उससे मज़ीद वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती जाएँ तो फिर ही विल नॉट केयर अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि वो उसने गोल ही इस तरह का सेट किया कि जिसने उसको कोई मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक गोल नहीं था। नेक्स्ट टाइम बाउंड, उसको ये भी कहना है कि 100 यूनिट्स में से जो तुमने 2 वेस्ट का तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है, ये 1 दिन का है या 2 दिन का है, उसको पता हो कि इतने टाइम के अंदर मैंने इस फंक्शन को परफॉर्म करना है। तो जो HR मैनेजर है डेयरीलैंड में, ही यूज स्मार्ट गोल्स। उसके बाद क्या है कि डेयरीलैंड में एम्प्लॉयमेंट फोरकास्टिंग किस तरह से की जाती है और HR प्लानिंग कैसे की जाती है। बेसिकली HR यहाँ पे क्या होता है कि दे रिव्यू देयर एनुअल बिजनेस प्लान्स, और उस प्लान को देखते हुए ये फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इन गोल्स को, इन प्लान्स को अचीव करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो आपने एनुअल प्लान किए थे उसके लिए आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी थी। मीन्स कि ये अपने पिछले रिपीटिंग ट्रेंड्स जो हैं उनको भी देखते हैं, उसको भी इवैल्यूएट करते हैं, फोरकास्ट फ्यूचर नीड्स वहीं से कर लेते हैं। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि आपकी कंपनी के कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर रिपीटेड अंडर स्टाफिंग क्यों हो रही है। इसके अलावा व्हाट दे एक्सप्लोर करंट स्टाफिंग कॉम्पिटेंसीज टू कंपेयर देम विद द फ्यूचर कॉम्पिटेंसी नीड्स। वो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे हमने जो गोल सेट किए हैं, जो प्लानिंग हमने की है, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जो स्किल सेट है, क्या वही काफ़ी होगा या आने वाले वक्त में हमें इससे भी ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए। तो अगर तो हमें मज़ीद स्किल्ड लेबर चाहिए तो ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इनको वो स्किल्ड लेबर के लिए या तो वो आउटसोर्स करेंगे या फिर अपने ही एम्प्लॉयज़ को वो स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे थ्रू ट्रेनिंग, या न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। सो ये एक प्रोसेस है जो ये कंपनी अपने माइंड में रखती है। इसके अलावा वो देखते हैं कि आपकी जो वर्क फोर्स है करंटली क्या काम कर रही है और आने वाले वक्त में हम उनको और किन किन कामों में डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिक्रूटमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने फोरकास्टिंग कर लिया है कि हमें आने वाले टाइम पे इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो HR डिपार्टमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट करता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मार्केट में से पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उनको हायर करते हो। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि इसका अगर हम बेसिक लोगो देखें तो दैट मीन्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेटेजिक गोल को देखते हुए डेयरीलैंड का जो मैनेजर है वो अपनी डिमांड को देखता है और उसके अलावा जॉब क्राइटेरिया और प्रोफाइल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो जॉब ऐड है वो या तो कंपनी की प्रोफाइल पे, न्यूज़पेपर या दूसरे सोशल मीडिया फॉर्म्स पे उसको शेयर कर दिया जाता है। रिक्रूटमेंट करने से पहले हम एक जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस बेसिकली कंसिस्ट ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस, जो स्पेसिफिकेशन। तो क्या है कि सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस कर लिया जाता है। जॉब एनालिसिस बेसिकली एक स्किल सेट है जो प्रोवाइड करता है कि एक एम्प्लॉय की अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें तो वो डिफ़ाइन कर देता है कि जनाब जो आने वाली जॉब है उसका टाइटल, उसकी पोजीशन, लोकेशन, उसकी ड्यूटीज़, किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सी मशीन्स के साथ डील करेगा और उसका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या होगा। ये चीज़ें पहले से डिफ़ाइन कर ली जाती हैं। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें ये बता देती है कि उस जो पर्सन हमें चाहिए उसकी एजुकेशन लेवल क्या होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, स्किल सेट उसके पास पहले से कौन सा मौजूद होना चाहिए,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसको ट्रेनिंग्स हम कौन सी देंगे, और इसके अलावा पर्सनल एंड इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स उस एम्प्लॉय के क्या हो सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच कंपनी कीप इन इट्स माइंड. ओके, जब ये प्रोसेस डिज़ाइन कर रही होती हैं, एक उसके अलावा क्या है कि अब एम्प्लॉयज़ की चूँकि हमने रिक्रूटमेंट कर ली है, लोगों ने अप्लाई कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू टेक द इंटरव्यूज़. डेरीलैंड जो है वो एज सच रिटन टेस्ट नहीं लेती, दे जस्ट कॉल देयर कैंडिडेट्स टू कम फॉर द इंटरव्यू. सो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले डेरीलैंड क्या करती है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए वो एक चेकलिस्ट जो है वो बना लेती है, ताकि की क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट से किए जा सकें. इसके अलावा वो उन क्वेश्चंस को फिर रिव्यू की जाती है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रिज्यूम्स को अच्छे से पढ़ा जा सके. उसके अलावा ये देखा जाता है कि जो लोग सूटेबल ही नहीं हैं उनको फिर रिजेक्शन ईमेल्स कर दी जाती है. ठीक है, अब क्या है कि इम्प्रूव इंटरव्यूइंग स्किल्स. चूँकि हम डेरीलैंड की बात कर रहे हैं, तो डेरीलैंड के जो लोग इंटरव्यू लेंगे, हमने पहले देखना है कि हाउ देयर स्किल्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद इट और नॉट. सो फर्स्ट दे आर गिवन टू टेक टाइम टू प्रिपेयर. उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप अपने थॉट में जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं वो देख लें. उसके बाद कैंडिडेट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लें. उसके बाद आप स्ट्रक्चर्ड कर लें अपने इंटरव्यू को, ताकि तमाम कैंडिडेट से की क्वेश्चन जो हैं वो आपने पूछो. आपकी गुड लिसनिंग स्किल्स जो हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लें. ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपने कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है वो अपने फ्रेंड्स और कोवर्कर्स के साथ एक बार प्रैक्टिस कर ली जाए. जो एरर्स इंटरव्यू के दौरान होती हैं, एचआर का जो डेरीलैंड का जो एचआर मैनेजर है वो अपने इंटरव्यूअर्स को पहले से चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि दीज आर द पोटेंशियल एरर्स विच एवरी इंटरव्यू मे बी गोन थ्रू, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज. सो पहले क्या है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो कभी कभी ऐसे होता है कि वो अपनी मेन डिस्कशन से दूर चला जाता है इंस्टेड ऑफ इंटरव्यूज़. ठीक है, या फिर जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूज़ को अच्छे से रिसीव नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने उनकी जो रिज्यूम है वो अच्छे से पढ़ी नहीं होती, और मे बी दे आर आस्किंग देम सम इररिलेवेंट और सम अनोइंग क्वेश्चंस. और समटाइम्स क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वो डिस्कशन को ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है, वो खुद ही बोली जाता है और इंटरव्यू को बोलने का मौका ही नहीं मिलता. सो दीज आर द एरर्स विच मे अकर ड्यूरिंग इंटरव्यू, सो दीज आर टू बी कंसिडर्ड. नेक्स्ट है इंटरव्यू गाइडलाइन. सो इन एरर से बचने के लिए एचआर मैनेजर जो है वो इंटरव्यूअर्स को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके जो अंदर बेसिक पॉइंट्स है वो ये हैं कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है मल्टीपल क्वेश्चंस में. ठीक है, सो यू हैव टू प्लान फॉर मल्टी लेवल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोर डिटेल्ड फीडबैक, ताकि आपको अच्छे से फीडबैक भी उसका लिया जा सके. उसके अलावा जब वो इंटरव्यू हो जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के उस इंटरव्यू प्रोसेस को भी अप्रेज किया जाता है. अप्रेज मीन्स इवेलुएट किया जाता है कि हाउ दे हैव टेकन द इंटरव्यूज़. ठीक है, दे देखते हैं कि उन्होंने पहले गोल सेट किया होता है कि क्या ये गोल अचीव हुआ है कि नहीं. कलेक्टिव एजेंडे को देखा जाता है, और उसके बाद उस पूरे प्रोसेस की सक्सेस और उसके चैलेंजेस को इवेलुएट किया जाता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दे विल बी एग्री ऑन रिक्वायर्ड एक्शन प्लान. नेक्स्ट है ओरिएंटेशन प्रोग्राम. जब आपने एक पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स को हायर कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू ओरिएंटेशन. आप अपने उसके वो कैंडिडेट अब आपका एक एम्प्लॉय बन चुका हुआ है, तो आप उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हो. ठीक है, उसको बताते हो कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफ़ाइन करते हो, उसको बताते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको रिपोर्ट करना है आपने, ये लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, ये आपके फंक्शंस हैं. ठीक है, तो ये डेरीलैंड के अंदर भी ऐसे ही है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए. ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उस वर्क प्लेस में, और ये चंद घंटों के लिए ही तकरीबन होता है, लेकिन ये एक इंटीग्रल पार्ट है. और फॉर्मली तो ये चंद घंटों का होता है, लेकिन ये कुछ वीक्स और मंथ्स तक ऐसे ही चलता रहता है. एक जो एम्प्लॉय है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानता ही रहता है. सो इसका डेरीलैंड के अंदर इसका जो बेसिक एम है वो क्या है कि इट एक्सेलरेट्स लर्निंग, प्रोमोट्स कम्युनिकेशन, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस टर्नओवर रेट. जैसे वो मिलेगा लोगों से, लर्निंग इंक्रीज़ होगी. ठीक है, वो कम्युनिकेट करेगा अपनी परफॉर्मेंस को उसके लिहाज से इम्प्रूव करते करते, फिर उसके अंदर जो टर्नओवर की टेंडेंसीज है वो कम हो जाएंगी.
नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, जो इसकी कंपेटिटिवनेस जो है डेयरीलैंड की उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड ट्रेनिंग। वो ये नहीं समझते कि तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बल्कि डेयरीलैंड का HR मैनेजर जो है वो मेक श्योर करता है कि कौन से एम्प्लॉय की वीकनेसेस क्या हैं, और उन वीकनेसेस को देखते हुए वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो हेयर आर द सम पॉइंट्स। वो यहाँ पे फॉर्मल इंटरव्यूज़ भी, फॉर्मल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, मीन्स के ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी होती हैं। आप अपने एम्प्लॉय को वो काम भी कर रहा है लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। समटाइम्स क्या होता है कि आप उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हो, आपको उसको क्रॉस डिपार्टमेंट्स में उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ताकि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं उसको अचीव कर सके। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन पर्सन ट्रेनिंग्स जो हैं दे आर वेरी कॉमन इन डेयरीलैंड। सो मैनेजर यहाँ की ट्रेनिंग जो है वो बहुत कंपेटिटिव है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं। नेक्स्ट, हैंडल द डिफेंसिव सबॉर्डिनेट्स। यहाँ पे HR मैनेजर जो है वो डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पे काम करता है। वो देखता है कि अगर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका बिहेवियर दे हैव समहाउ डिफेंसिव, so what he do, he never attract a person's defenses, means he concentrate on facts, he recognizes that defense behavior is normal, he postpone action, sometimes it's best to say nothing। ठीक है, वो अगर देखता है कुछ तो ज़रूरी नहीं कि वो वहीं पे अपने एम्प्लॉयज़ को डांटना शुरू कर दे, वो चुप रहता है। और अगर उसको लगे कि देयर हैव बिन समथिंग बैड, तो वो क्या करता है कि सबके सामने एम्प्लॉयज़ को नहीं डांटता, वो क्या करता है कि उनको अलहदा से बुला के उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, बिकॉज ही डोंट वांट टू बी प्रिटेंडेड एज अ साइकोलॉजिस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल। वो सबको डील करता है लेकिन सबके सामने नहीं। ठीक है, इसके अलावा करियर डेवलपमेंट ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर ही आपका जो करियर है वो इन्हांस होता है, आपकी जो पोजीशंस हैं, आप लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाते हैं। तो डेयरीलैंड क्या करती है, वो ये करती है कि अपने ही एम्प्लॉयज़ की स्किल सेट को इतना इम्प्रूव करती है कि उनको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर देती है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है, और करियर डेवलपमेंट जो है वो डेयरीलैंड के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हर पोजीशन पे आप बाहर से एक बंदा हायर करो, उसको ट्रेनिंग दोबारा से दो, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो डेयरीलैंड क्या करती है कि वो अपने ही एम्प्लॉयज़ की करियर डेवलपमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती है। इसके अलावा क्या है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस एंड कोचिंग डिस्कशंस। ये है कि आप अपने HR डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है वो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क करते हुए उनका फीडबैक भी लेता है। ठीक है, उनको फीडबैक लेता भी है और देता भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों को वो हैंडल करता है। ठीक है, और अपनी जो की डिस्कशंस हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा वो एज अ लीडर भी काम करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले सोक्रेटिस की वो थी कि अ ग्रुप ऑफ डंकीज लीडेड बाय अ लायन कैन डिफीट अ ग्रुप ऑफ lions leaded by a donkey, so he act as a leader, coach, not as a commander कि बस कमांड देते जो ये करो वो करो, नहीं, वो उनके साथ मिल के काम करता है ताकि वो टाइम टू टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज हमने इस पूरे सेशन के अंदर एक डेयरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेयरीलैंड पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है उसके पूरे HR डिपार्टमेंट को स्टडी किया। सो नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।